सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल जय महादेव विद्या गुरु। बेटा आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रैपिड फायर रिवीजन सीरीज, जिसमें हम मात्र 20 से 25 मिनट में आपके एक पूरे चैप्टर आपकी एक पूरी यूनिट का रिवीजन करने वाले हैं। तो यह हमारे द्वारा लिखित हुए खुद के हैंड रिटन नोट्स है, जिसे हमने अपनी मेहनत से बनाया है और इस मेहनत का परिणाम आप लोगों को दिखाना है, आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है, हर दोस्त तक पहुंचाना है। मात्र 20 से 25 मिनट लूंगा बेटा, आपकी पूरी एक यूनिट, आपका पूरा एक चैप्टर खत्म होने वाला। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स, जिसके अंतर्गत बेटा आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, प्रिज्म पढ़ना है, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन पढ़ना, प्रकाशी यंत्र पढ़ना है, मानव नेत्र पढ़ना, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। हालांकि प्रकाश का परावर्तन आपके चैप्टर से, आपके सिलेबस से हट चुका है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक फिनोमेना की बात करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, इसके बारे में पढ़ना है। इसके पहले हम समझ लेते हैं प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। प्रकाश बेटा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को उत्तेजित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है। प्रकाश से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। जैसे इस कमरे में लाइट आती है, हम आसपास की वस्तुओं का आभास करना शुरू कर देते हैं। दूसरा कुछ पॉइंट समझते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसकी ऊर्जा एचनी होती है। अच्छा, तरंगों की अगर बेटा मैं बात करूं तो प्रकाश तरंगे दो प्रकार की होती हैं, तरंगे दो प्रकार की होती है। एक यांत्रिक तरंग होती है, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों में आती है, इसलिए इनको चलने की आवश्यकता नहीं होती। यांत्रिक तरंगों में ये सारी तरंगे आती हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बेटा 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण होता है सूर्य का प्रकाश हम पृथ्वी तक पहुंच पाता, कहीं माध्यम है कहीं पे माध्यम नहीं, लेकिन उन सबको चीरते फाड़ते हुए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाता है। दूसरी बात समझ लेते हैं, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं, इसलिए निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, अर्थात हीरे में प्रकाश की चाल अलग होगी, कांच में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी, पानी में प्रकाश की चाल अलग होगी। अलग अलग पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं प्रकाश की कई सारी घटनाएं हैं, परावर्तन है, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, इस सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसका वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे पानी से कांच में जाएगी या कांच से पानी में जाएगी तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का कारण क्या होता है? अपवर्तन कारण ये होता है क्योंकि प्रकाश की चाल बेटा अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, इसलिए जब माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है या कहें वो विचलित हो जाती है। माध्यम की बात करें बेटा, माध्यम दो तरह के होते हैं, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। विरल का मतलब होता है जिस माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उस माध्यम को हम विरल माध्यम कहते हैं, जिस माध्यम के कण पास पास होते हैं उसको हम सघन माध्यम कहते हैं। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं बेटा अपवर्तन की घटना में क्या बदल जाता है और क्या नहीं बदलता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। अपवर्तन घटना में चाल बदल जाएगा, तरंग दैर्घ्य, आयाम, तीव्रता, ऊर्जा, कला सब बदल जाएगा। दो चीजें जो नहीं बदलती हैं, एक होती है आवृत्ति और एक होती है रंग। याद रखना, आवृत्ति और रंग नहीं बदलती। अब इसके बाद बात करते हैं आवृत्ति क्यों नहीं बदलती। तो आवृत्ति इसलिए नहीं बदलती क्योंकि आवृत्ति का फार्मूला V बराबर V/λ होता है। जब एक माध्यम से प्रकाश चल के दूसरे माध्यम में जाता है तो जिस अनुपात में जिस तरह से V बदलता है उसी प्रकार से लैम्डा बदलता है, इसलिए V/λ का मान सदैव नियत रहता है, इसलिए आवृत्ति नहीं बदलती और आवृत्ति के साथ साथ रंग भी नहीं बदलता है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा क्या होगा। तो जब कोई प्रकाश किरण बेटा विरल से चल के सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और उसकी चाल सदैव कम हो जाती है। सघन में चाल कम होती है, विरल में चाल ज्यादा होती है। इसके बाद बात करें अगर सघन से जब विरल में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी और अभिलंब से दूर हट जाएगी और चाल इसकी बढ़ जाएगी, विरल में चाल ज्यादा होती है इसलिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा हम लोग बात करने वाले हैं अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक वह भौतिक राशि, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि माध्यम दो तरह के होंगे, एक विरल होगा एक सघन होगा। ठीक है, तो कौन माध्यम कितना सघन होगा कितना विरल होगा इस रात को बताने के लिए है अपवर्तनांक। क्या है हमारे पास? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितने गुना सघन या कितने गुना विरल है। और इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो प्रकाश की चालों का अनुपात बताने वाली राशि को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। n से लिखते हैं, अनुपात है, मात्रक नहीं होगा। लिखने का तरीका याद रखना, 1n2 लिखा है तो 1n2 का मतलब हुआ दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, 2n3 लिखा है तीसरे का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ अपवर्तनांकों को चाहे तो याद कर सकते हैं, जैसे ANW का मान 4/3 अर्थात 1.33, ANG का मान 3/2 1.5 होता है, AND अर्थात हीरे का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष 12/5 होता है। अच्छा, इसके बाद समझिएगा, अगर अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो माध्यम सघन होगा, वहां पे चाल कम होगी। अपवर्तनांक कम होगा, माध्यम विरल होगा, वहां पे चाल ज्यादा होगी। अपवर्तनांक का मान बेटा ताप पर भी निर्भर करता है। ताप बढ़ाओगे कण दूर दूर जाएंगे और कण दूर दूर जाएंगे माध्यम विरल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अपवर्तनांक ताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके बाद बेटा बात करते हैं अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, विलंब तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम जिसे स्नेल ने बताया था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या
त्रिज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक 1 and 2, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम अपूर्णांकों में संबंध निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले स्नेल का नियम लगाएंगे। यहाँ पर जब कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर 1 and 2 होगा। अगर यहीं पर प्रकाश किरणों का मार्ग उल्टा कर दे, अभी जो किरण पहले से दूसरे में जा रही है उस किरण को हम दूसरे से अगर पहले में भेजें तो उल्टा हो जाएगा, जहां आई बना था वहां आर हो जाएगा, जहां आर बना था वहां आई हो जाएगा, जहां पहला माध्यम वो दूसरा हो जाएगा, जो दूसरा है वो पहला हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, साइन आर बटे साइन आई बराबर 2n1। दोनों का अगर गुणा कराते हो बेटा तो ये दोनों कट जाएंगे कुल मिलाकर के और मिल जाएगा 1 and 2 into 2n1 बराबर 1। तो दो माध्यमों के लिए हमें फॉर्मूला मिला है 1 and 2 into 2n1 बराबर 1। तीन माध्यम होंगे तो 1 and 2 into 2n3 into 3n1 बराबर 1। इसी तरह चार माध्यम का बना सकते हैं बेटा, पांच माध्यम का बना सकते हैं, चाहे जितने माध्यम का बना लो। लिखने के कुछ और तरीकों पर अगर हम बात करते हैं 2n3 लिखा है तो इसे n3 by n2 लिख सकते हैं। अपूर्णांक सदैव सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, सदैव किसी न किसी माध्यम के सापेक्ष होता है। 2n3 को अगर हमने n3 by n2 लिख दिया है तो हवा की सापेक्षता देनी, दोनों जगह हमने हवा की सापेक्षता दे दी। इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, जल्दी समझिएगा। कांच का जल के सापेक्ष अपूर्णांक ज्ञात करना है, कांच का अपूर्णांक जल के सापेक्ष ज्ञात करना है, WNG निकालना है, ANG बटे NW लिखेंगे, 3/2 4/3 हो जाएगा, हल करोगे 9/8 आ जाएगा। एक प्यारा सवाल और लिया है मेरे प्यारे बच्चों, हीरे का जल के सापेक्ष अपूर्णांक ज्ञात करना है, WND की वैल्यू हमें निकालनी है, तो WND को AND बटे NW लिख सकते हैं और दोनों को हल करेंगे तो 9/5 आ जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल और आपको दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह के न्यूमेरिकल आप सभी करते जाओगे। अच्छा, इसके बाद बेटा बात करते हैं निरपेक्ष अपूर्णांक या परम अपूर्णांक क्या होता है। निरपेक्ष अपूर्णांक का मतलब होता है निर्वात के सापेक्ष अपूर्णांक। जब किसी माध्यम का अपूर्णांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया जाए, निरपेक्ष शब्द का अर्थ ही होता है निर्वात के सापेक्ष। निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करोगे तो उसको निरपेक्ष अपूर्णांक कहेंगे। इसे केवल n से लिखते हैं। इसका फार्मूला बनाते हैं बच्चा 1 and 2 बराबर आपने v1 by v2 पढ़ा है। हमने कहा माध्यम का अपूर्णांक निकालोगे, सापेक्षता निर्वात की दोगे। आपने एक की जगह निर्वात रखा है, दो की जगह माध्यम रखा है, तो एक की जगह निर्वात अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल, दो की जगह माध्यम अर्थात माध्यम में प्रकाश की चाल। तो फार्मूला बन जाएगा n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं, माध्यम प्रकाश की चाल को v से लिखते हैं, n बराबर c बटा v। अब आप इस फार्मूले से किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निकाल सकते हो। अच्छा, इसी तरह से अगर आप तरंगदैर्घ्य के पदों निकालोगे तो n बराबर लैम्डा निर्वात बटे लैम्डा माध्यम हो जाएगा। हमारे पास फार्मूला है बेटा n बराबर c बटा b। अच्छा, एक बात जान लो, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है तो इसका मतलब c का मान सदैव b से ज्यादा होगा। अगर ये c सदैव b से ज्यादा है तो इसका मतलब n का मान 1 से बड़ा आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं बेटा, याद रखिएगा निरपेक्ष अपूर्णांक का मान सदैव 1 से ज्यादा होता है। अच्छा, n बराबर c बटा v फार्मूला है, v बराबर c बटा n आ जाएगा। यहां से आपको समझ में आता है v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, यानी माध्यम सघन होगा, अपूर्णांक ज्यादा होगा, प्रकाश की चाल कम होगी। अब आप इस फार्मूले से किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया है, जल में प्रकाश की चाल निकालना है, v बराबर c बटे n लगाया, n का मान 4/3 रखा और ये हल किया, ये आंसर आ गया। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल निकालनी बेटा, v बराबर c बटे n लगाएंगे, n का मान रख देंगे और ये कांच में प्रकाश की चाल निकाले। हीरे में प्रकाश की चाल निकाली, इस तरह फार्मूला लगाओगे तुरंत आ जाएगी। इसके बाद बेटा बात करते हैं अपवर्तन ना होने की शर्तें क्या होती है। तो पहली शर्त ये होती है जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम के तल पर लंबवत आपतित होती है उसका अपवर्तन नहीं होता, अर्थात जब I 0 होगा तो R 0 होगा। पहली शर्त होती है अपवर्तन ना होने की। दूसरी शर्त ये होती है जब दो माध्यमों के अपूर्णांक आपस में बराबर होंगे, अर्थात n1 बराबर n2 होगा तो इन दोनों माध्यमों के बीच में अपवर्तन नहीं होता है। प्रतिबिंब क्या होता है बेटा, प्रकाश की कोई भी घटना हो, अपवर्तन परावर्तन, जहां पे दो किरणें काटती हैं उस पे बनी इमेज को हम लोग प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रतिबिंब के बाद हम लोग इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण की वो होता है जिसे सघन से देखने पर विरल की दुनिया दिखाई देती है। बात को समझिएगा गौर से, सघन से देखने पर विरल देखना, पानी से आपको हवा का माध्यम देखना है, हीरे से आपको हवा का माध्यम देखना है, तो जिस कोण से देखो उसे क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को C से लिखते हैं जिससे देखने पर विरल माध्यम दिखाई दे। ठीक है, अच्छा, इसका अगर आप देखें चित्र तो ये यहाँ से जब आप सघन माध्यम से किरण जाती है दोनों माध्यमों की सीमा प्रश्न निकलती है, यहाँ पर बना आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है, ये वाला अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। तो इसकी परिभाषा बनती है सघन माध्यम में स्थित हुआ कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। स्नेल के नियम से अगर आप इसका फार्मूला निकालोगे साइन आई बटे साइन आर बराबर 1 and 2 लगाओगे बेटा, यहाँ पर आर की वैल्यू अगर आप देखो तो 90 है, सी आई की वैल्यू सी है, तो साइन सी बटे साइन 90 बराबर पहला माध्यम सघन है, दूसरा माध्यम विरल है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे रख दी है। फार्मूला हल करोगे साइन सी बराबर 1/n आ जाएगा, सी बराबर साइन इनवर्स 1/n आ जाएगा। इस प्रकार से क्रांतिक कोण का फार्मूला निकला है, साइन सी बराबर 1/n। यहाँ समझ में आता है सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्या है, इसका मतलब माध्यम अगर सघन है तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा और क्रांतिक
क्रांतिक कोण कम हो जाएगा। हीरे का अपूर्णांक आपको पता है सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हीरे का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, मात्र 24 डिग्री होता है बेटा। ठीक है, क्रांतिक कोण का मान ताप पर भी निर्भर करता है, ताप बढ़ाने पर क्रांतिक कोण अपूर्णांक घट जाता है, जिससे क्रांतिक कोण बढ़ जाता है। यानी ताप बढ़ा तो क्रांतिक कोण बढ़ा, इसका मतलब क्रांतिक कोण और ताप एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। अब आप यहां पे अगर चाहो तो कुछ माध्यमों के लिए मैंने क्रांतिक कोण के निकाल के दिखाए हैं। जैसे वाटर से कोई किरण अगर एयर के मीडियम में जाती है, C बराबर साइन इनवर्स 1/n लगाओगे। यहाँ पे सदैव सघन का अपूर्णांक विरल के सापेक्ष रखना है, 4/3 रख दोगे, हल करोगे लगभग 49 डिग्री आ जाएगा। ग्लास टू एयर का मैंने निकाला, ग्लास टू वाटर का हमने निकाला, इस तरह से आप अपूर्णांक निकाल सकते हैं। इसके बाद बेटा बात करते हैं क्रांतिक कोण पर यह घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में 100% ऊर्जा वापस लौट आती है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण पढ़ लीजिएगा। जैसे हीरे का चमकना सबसे कम होता है इसका क्रांतिक कोण, इसलिए हीरा चमकता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना बेटा आप सभी को पढ़ना है, ये उदाहरण बहुत प्यारा लगता है पढ़ने में। ठंडे प्रदेशों की मरीचिका के बारे में बेटा आप सभी पढ़ेंगे। तो ये रहा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं लेंस को। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है? लेंस बेटा कांच का एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों, जो दो वक्र पृष्ठों से या एक समतल एक वक्र पृष्ठ से बना होता है। दो प्रकार के लेंसों के बारे में आपको पता होगा, उत्तल लेंसों का अवतल लेंस होता है। बहुत बेसिक जानकारी यार, ये 10 से पढ़ते चले आ रहा हो बेटा। याद रखना ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो आपको एग्जाम टाइम पे अगर आप आधे घंटे में चाहोगे तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, तो यही वीडियो आपको काम देने वाली। इसके अलावा कोई वीडियो नहीं होगी संसार की जो आपको आधे घंटे में रिवाइज करा देगी। ठीक है, तो आप सभी बस इसी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उत्तल लेंस क्या होता है? जो बीच में मोटा हो, किनारों पतला, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। 3 प्रकार का उत्तल लेंस होता है बेटा। जब दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं तो उसे दो उत्तल, उभयोत्तल या बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। एक समतल और एक उत्तल हो तो समतल उत्तल लेंस कहते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं, एक अवतल हो दूसरा उत्तल हो, तीसरे अवतल उत्तल लेंस कॉन्वेक्स वो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अवतल लेंस की एक बात कर लेते हैं। ऐसा लेंस जो बीच में पतला हो, किनारों मोटा, उसे अवतल लेंस कहते हैं। 3 प्रकार के अवतल लेंस होते हैं, जैसे ये द्विअवतल लेंस है, उभयावतल लेंस है, अवतल लेंस इसको केवल कहा जाता है। दूसरा ये हमारे पास समतलावतल लेंस है, तीसरा ये उत्तलावतल लेंस है। तो 3 प्रकार से उत्तल हो गए, 3 प्रकार से अवतल हो गए। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं की बेटा मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर ये इतने पॉइंट लिखे मैं सबको लगातार बता दे रहा हूं। अब पीडीएफ में सारी कुछ यहाँ पे दिया गया है। वक्रता केंद्र क्या है? लेंस को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। सी से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या के बाद बेटा बात करते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है? लेंस में वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा खींची गई इसे लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद बेटा हम लोग बात कर लें प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस का काम देखो क्या होता है। लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को मोड़ना, लेकिन लेंस में एक ऐसा बिंदु भी होता है जहां जाने वाली प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता, जो सीधे उसी मार्ग में निकल जाती है। इस बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। पी से लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात कर लें बेटा पतला लेंस क्या होता है? जिस लेंस की मोटाई वक्रता त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होती है उसे पतला लेंस कहते हैं। जैसे तुम लोग पतले आदमी हो इसी तरह पतला लेंस भी होता है। फोकस क्या होता है? तो लेंस में प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, 2 फोकस होते हैं। प्रथम फोकस की अगर बच्चे बात करूं तो जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण समांतर हो जाएगी उसे प्रथम फोकस कहते हैं। और द्वितीय फोकस क्या होती है? समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु पर आके काटती है मुख्य अक्ष को, उसको लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। फोकस दूरी क्या होती है? लेंस में प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जैसे जिस प्रकार से प्रथम फोकस दूरी और प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, उसी प्रकार से प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी भी होती है। ठीक है, लेकिन याद रखना द्वितीय फोकस दूरी को हम लोग मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। लेंस द्वारा दूरी मापने के कुछ नियम होते हैं। हमेशा लेंस में समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। बाईं ओर की समस्त दूरियां ऋणात्मक होती है, दाईं ओर की समस्त दूरियां ऋणात्मक धनात्मक होती है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। ये सब कुछ तुम लोगों को पता है। इसके आगे चलते हैं। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है। पहला नियम समांतर किरण जाएगी, फोकस से आएगी। दूसरा नियम यह है बेटा कि अगर प्रथम फोकस से जाती है तो समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम बेटा ये होता है कि अगर प्रकाशिक केंद्र से जा रही तो सीधे निकल जाएगी। इसके बाद आप उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब को बनाना सीखोगे। ये 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत और सी के बीच होगी तो प्रतिबिंब फोकस और सी के बीच बनेगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा। इसी प्रकार से जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा। ये सब करके बनाओगे तो खुद से समझ में आएगा बेटा। जब वस्तु सी और एफ के बीच में होगी तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा। जब वस्तु एफ पर होगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु बहुत बड़ा होगा। जब वस्तु एफ और पी के बीच में होगी तो ये हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तविक आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु बड़ा होगा और
वस्तु की ओर ही बनेगा। अवतल लेंस से प्रतिबिंब आपको बनाना है, एक बार वस्तु अनंत पर होगी और एक बार वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर भी होगी। इसके बाद बेटा हम लोग आते हैं लेंस के लिए फोकस दूरी का फार्मूला निकालेंगे। बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, आसान सा फार्मूला, पूरा डेरिवेशन किया हूं। देखो एक वस्तु को रखना है, समांतर किरण ले जाना, फोकस से चली जाएगी, एक प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, सीधे जाएगी, दोनों यहाँ पे काटेंगे। समरूपता का आप यहाँ पे नियम लगाएंगे, त्रिभुज ओ डैश पी ले लेंगे, त्रिभुज आई आई डैश पी ले लेंगे, समरूपता का नियम लगाओगे। उसके बाद दो त्रिभुज, एक ये वाला ले लेना, त्रिभुज ये वाला कौन सा क्या है, पी ए एफ टू, और एक आई आई डैश एफ टू ले लेना। दोनों में ये लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करके राइट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे। उसके बाद वैल्यू को बहुत ध्यान से रखना है, ध्यान से वैल्यू को रखोगे आपको लेंस की फोकस दूरी का एक फार्मूला मिलेगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अच्छा, यही फार्मूला उत्तल लेंस के लिए भी होता है बेटा, यही फार्मूला उत्तल लेंस के लिए भी होता है। उत्तल लेंस में भी आप सिद्ध कर सकते हो, ये पूरा मैंने यहाँ पे सिद्ध करके लिया है बेटा। अभी समय नहीं है कि हम आपको लिख लिख के पूरी चीजें पढ़ाएं, ये सारी चीजें मैंने ही लिखी हैं, लिख लिख करके आपको समझा दे रहा हूं, आपके सभी के सामने है। आपको 30 मिनट में चाहते हो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, फटाक से मैं पूरे चैप्टर को पढ़ डालूं, तो यही सबसे बढ़िया तरीका होता है लेंस में बेटा। फोकस दूरी का ये फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, इस फार्मूले को यूज करते समय कुछ सावधानियां मैं आप सामने बता रहा हूं। ज्ञात राशि जो होगी उसको चिन्ह में रखिएगा, अज्ञात राशि जो होगी वो चिन्ह में मिलेगी। 3 राशियां यू है, वी है, एफ है। यू का चिन्ह सदैव ऋणात्मक होता है, वी का चिन्ह बेटा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होता है, आभासी के लिए ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी की बात करें तो उत्तल की धनात्मक होती है, अवतल की ऋणात्मक होती है, ठीक है। एक सवाल भी मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है कि किसी लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। ये यू वी एफ से सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है बेटा, आराम से कर लोगे। इसी तरह का एक सवाल हमने यहाँ पर ये रखा है, आप सभी सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो और इसका सोल्यूशन देखना, खुद से समझ जाओगे, पक्का वादा है मेरा। इसी प्रकार से एक सवाल यहाँ पर ये है, सवाल है, सवाल के साथ इसका पूरा सोल्यूशन है। सवाल देखो, सोल्यूशन देखो, ना समझ में आए फिर बताओ। और इसके बाद बेटा हम लोग फिर से बात करते हैं, एक सवाल फिर है, एक सवाल के बाद यहाँ पर लेंस के ग्राफ हमने दिए हैं। बहुत ही आसान से ग्राफ है, सारे ग्राफ आप सभी को समझ में आने चाहिए, बहुत ही आसान है, सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है, पक्का विश्वास है। इसके बाद नई राशि के बारे में बात करते हैं। रेखीय आवर्धन क्या यम से लिखते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। बीमाहीन राशि होती है, अनुपात नहीं होता बेटा। अच्छा, जिसके लिए यम का मान 1 से ज्यादा होगा वहां प्रतिबिंब वस्तु के से बड़ा बनेगा, जहां यम का मान 1 के बराबर होगा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, जहां यम का मान 1 से कम होगा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। उत्तल लेंस के लिए यम के मान ऐसे होते हैं, अवतल लेंस के लिए सदैव यम 1 से छोटा होता है। उसके बाद रेखीय आवर्धन का एक फार्मूला और निकालोगे तो रेखीय आवर्धन का फार्मूला v/u भी होता है। तो रेखीय आवर्धन के 3 फार्मूले हो गए, यम बराबर v/u बराबर i अपॉन o, ठीक है। अगर इसे फोकस दूरी के पदों में निकालोगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f है। अगर आप दोनों पक्षों 20 से गुणा कर दोगे बेटा तो एक फार्मूला मिल जाएगा, यम बराबर f माइनस v/f। अगर आप दोनों पक्षों में u से गुणा कर दोगे मेरे दोस्त तो आपको एक फार्मूला मिलेगा f प्लस u बटा f। ये 2 फार्मूले मिल जाएंगे। लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र बेटा, ये न्यूटन का सूत्र नहीं, न्यूटन की बदतमीजी है। न्यूटन को कक्षा 11 की फिजिक्स के अलावा कक्षा 12 की फिजिक्स नहीं आती, लेकिन फिर भी कक्षा 11 के अलावा 12 फिजिक्स में घुसा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम समस्त दूरियों को प्रकाशिक केंद्र से नहीं नापेंगे बल्कि फोकस से नापेंगे, तो वहां न्यूटन का सूत्र प्रयोग करेंगे। न्यूटन का सूत्र बिल्कुल सिंपल है, बस फर्क क्या होता है कि इनमें समस्त दूरियां फोकस से नापनी है। वस्तु की दूरी फोकस से, प्रतिबिंब दूरी फोकस से। अगर एक वस्तु x1 दूरी पर रखी हो जिसका प्रतिबिंब दूसरे फोकस से x2 दूरी पर बन रहा हो तो बिल्कुल सिंपल सा चित्र आप समझ में आए। समांतर किरण ले जाना, फोकस से ले जाना, फोकस से जाएगी, समांतर हो जाएगी। आप यहाँ पे समरूपता का चिन्ह लगाओगे, समरूपता से हल करोगे तो आपको एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला मिलेगा, x1 x2 बराबर f1 f2, ठीक है। न्यूटन का सूत्र केवल पतले और मोटे दोनों लेंसों में लागू होता है, केवल वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लागू होता है। कब कब लागू होता है मैंने यहाँ पे लिखा है, दर्पण के लिए भी लागू होता है। लेंस की क्षमता क्या होती है बेटा, लेंस की क्षमता, लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को मोड़ना। तो जो लेंस प्रकाश किरणों को ज्यादा मोड़ेगा उसकी क्षमता ज्यादा होगी, जो कम मोड़ेगा उसकी क्षमता कम होगी। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर 1/f, अर्थात फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। समझने वाली है कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेकिन हम ये लोग बोलेंगे कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप फॉर्मूला देखें 1/f लगाओगे, जब फोकस दूरी मीटर में होगी 100/f हो जाएगा, जब ये फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला मात्रक इसका आपको लग रहा होगा 1/मीटर होगा, नहीं, इसका मात्रक बेटा डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता बीमाहीन राशि होती है, ठीक है। अच्छा, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी, अवतल की क्षमता ऋणात्मक होगी, ये सब याद होना चाहिए। समतल प्लेट की क्षमता 0 होती है क्योंकि इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। संपर्क में अगर एक से ज्यादा लेंस रखे होंगे उनकी क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 होती है। इसमें ज्ञात राशि को चिन्ह सहित रखना है, बाकी अज्ञात राशि चिन्ह में मिलेगी। लेंस की क्षमता निर्भर करती है लेंस की मोटाई पर, लेंस के अपवर्तनांक पर।
एक प्यारा सा क्वेश्चन भी दिया है, लेंस की फोकस दूरी 20 है तो उसकी क्षमता ज्ञात करना है, -5 डायोप्टर आ जाएगी। उसके बाद बेटा हम संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का एक प्यारा सा फॉर्मूला यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। इतना माना फलाना आप सभी लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे एक चित्र मैंने बनाया है, दो लेंस है हमारे पास, पहले लेंस से प्रतिबिंब आई डैश दूरी पर बनता है, दोनों लेंस लगा देने प्रतिबिंब आई पर बनता है, तो पहले लेंस के लिए 1/v डैश हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु दूरी u है और फोकस दूरी इसकी f1 है। दूसरे लेंस को लगा देने पर प्रतिबिंब कहां बनता है, v दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी के फॉर्मूले से लगाओगे तो इसके लिए प्रतिबिंब v दूरी पर है, इसके लिए वस्तु v डैश दूरी पर है। तो ये दोनों समीकरणों को बच्चा जब आप जोड़ दोगे तो v डैश वाला टर्म दोनों तरफ से कट जाएगा, 1/v - 1/u बराबर 1/f1 + 1/f2 आ जाएगा। 1/v - 1/u को हम लोग 1/f कहते हैं, तो इस प्रकार से फार्मूला बन गया 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। अगर कई लेंस रखे होंगे तो 1/f बराबर 1/f1 1/f2 1/f3 1/f4, जितने भी लेंस होगा सबको जोड़ दोगे और इसी तरह से हम लोग इस फार्मूले को समझ सकते हैं कई लेंसों के लिए। बेटा इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर में पढ़ना, गोली पृष्ठ अवतल गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का फार्मूला, उत्तल गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का फार्मूला पढ़ना है। अवतल गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के फार्मूले में अवतल गोली पृष्ठ क्या होता है, उत्तल गोली पृष्ठ क्या होता है, पहले से समझ लेना। फिर अवतल गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के फार्मूले में आपको सभी क्या करना है, अवतल गोली पृष्ठ वस्तु रखनी है, किरण को ले जाना है, अभिलंब को झुका देना है, इसको पीछे बढ़ाना, यहाँ पे काटेगी, बहिष्कोण प्रमेय लगाना है। एक बार बेटा ये वाला ट्राइंगल लेना है, त्रिभुज MOC, एक बार MIC, दोनों ट्राइंगल को लोगे तो यहां से आपको I की वैल्यू एक बार निकाल लेना है, एक बार R की वैल्यू निकाल लेना है। स्नेल का नियम लगाना है, sin I बटे sin R बराबर 1n2 लगाओगे। यहाँ I और R बहुत छोटे होते हैं तो I/R बराबर n2/n1 हो जाएगा। त्रियक गुणा करा दोगे, I n1 बराबर n2R हो जाएगा। I और R के जो मान निकाला उनको उठा के रख देना बेटा। अल्फा बीटा एक तरफ कर लेना, डेल्टा एक तरफ कर लेना, फिर इन कोणों का मान अल्फा बीटा गामा का मान आप कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से मान रख दीजिएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला हमारे सामने बन के जब आएगा, हल करोगे n2/b - n1/u बराबर n2 - n1/r। आप चाहो तो वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज करके समझ सकते हो, ठीक है। यही फॉर्मूला उत्तल गोली पृष्ठ में भी आएगा। जब भी आप एग्जाम में लिखोगे तो माना फलाना लिखना मत भूलना, इतना डिस्क्रिप्शन देना बहुत जरूरी है, प्यारा सा इस तरह का सुंदर चित्र बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर बेटा हम लोग इसको हल करेंगे, यहाँ पर ये शुरुआत करेंगे, वही दोनों त्रिभुजों में MOC लेना है, MIC लेना है, बहिष्कोण प्रमेय लगानी, स्नेल का नियम लगाना है, इस तरह से हल करते जाओगे। अल्फा बीटा एक तरफ कर लोगे, डेल्टा एक तरफ कर लोगे, फॉर्मूला वही आएगा, n2/b - n1/u बराबर n2 - n1/r आ जाएगा। याद रखिएगा इस फॉर्मूले में ज्ञात राशि को चिन्ह सहित रखना, ज्ञात राशि चिन्ह सहित मिलेगी। अगर गोली पृष्ठ हवा में हो जाएगा तो पहले माध्यम का पूर्णांक 1 हो जाएगा, दूसरे माध्यम का पूर्णांक n मान लेते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा n/b - 1/u बराबर n - 1/r बन जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों को ये फॉर्मूला बन जाएगा। याद रखिए कि जब भी इस फॉर्मूले में आप n का मान रखिए तो जिससे प्रकाश किरण जिसमें जाएगी वही रखिएगा। यहाँ पर मैंने एक सवाल भी किया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये गोला है, एक व्यक्ति हवा के बुलबुले को देखना चाहता है। बेटा सवाल आप सभी के सामने है, आराम से देखिएगा, एक बार निकट पर से देखने पर इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे। आपको V ज्ञात करना है, U दिया है, R दिया है, N दिया है, फटाफट हल कर लोगे यार दोस्त, बस फटाफट समझते रहो। और इस तरह ये देखो गुणा भाग है, इसको मैं कर क्या क्या बताऊं, दूर पर से देखने पर आप कर लोगे। इसके बाद हम करते हैं लेंस की फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला, जिसे हम लोग लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना क्योंकि ये पेपर में कई बार आ चुका है। अगर इस मेरे पसीने की मेहनत को तुम लोगों ने दिखा दिया तो सच कहता हूं कि एक दिन तुम लोग टॉप करोगे। बस याद रखना एग्जाम टाइम में इस बार फोड़ के आना है। तो लेंस मेकर फार्मूले को समझते हैं। लेंस की यहां पर हमारे पास एक लेंस है बेटा, यहां पर पहले पृष्ठ से जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है I डैश दूरी पर, दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब बन रहा है I दूरी पर। यहां पर आप लगाओगे तो पहले पृष्ठ के लिए n/b डैश - 1/u बराबर n - 1/r1 हो जाएगा। दूसरे के लिए n नहीं बल्कि 1/n रखोगे। अब आपकी वस्तु v डैश दूरी पर है, प्रतिबिंब v दूरी पर है, इससे रख करके हल करोगे। तो इस प्रकार से आप देख लो, गौर से देख लो, जहां पे ना समझ में बता देना, दोनों समीकरणों को बच्चा जोड़ देना है। जोड़ने पर आपको फाइनली जो मिलेगा वो मिलेगा 1/v - 1/u बराबर n - 1 1/r1 - 1/r2। अच्छा, 1/v - 1/u को 1/f कहते हैं। तो इस प्रकार ये लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाएगा। याद रखिए 1/f बराबर n - 1 1/r1 - 1/r2, इसे लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। अपूर्णांक के पदों में फोकस दूरी का फॉर्मूला है 1/f। इसमें भी ज्ञात राशि को चिन्ह सहित रखना है। R1 R2 के चिन्हों को आप समझ लो, जिसका पृष्ठ बाईं ओर होगा वो ऋणात्मक होगा, जिसका पृष्ठ दाईं ओर होगा उसको धनात्मक रखेंगे। और इसी प्रकार से मैंने इस पर एक सवाल दिया है, देखिए इधर
ये दाईं ओर होगा R1 प्लस 20 रखा है, ये बाईं ओर होगा R2 माइनस 20 रखा है, और एक सवाल आपके सामने हल किया है। देखो कितना आसान तरीके से किया है, आराम से कर लोगे ये वाले सवाल को। अच्छा बेटा, इसके बाद हम लोग इस तरह के एक सवाल और यहाँ पर लाए हैं आप सभी के लिए। एक सवाल और भी आप देख लो, ये सवाल है और इस सवाल का सोल्यूशन है। जहां ना समझ में आए वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और अगली वीडियो अगर इस तरह की चाहिए, आप चाहते हो रैपिड फायर रिवीजन सीरीज प्रारंभ रहे, इस तरह चलती रहे, तो अगली वीडियो के लिए कमेंट जरूर करना। मैं आपके समय की बचत के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं बेटा। और लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता वक्रता त्रिज्या पर होगी, अपूर्णांक पर होगी। अच्छा, इसके बाद हम लोग समझेंगे अपूर्णांक पर निर्भरता। अपूर्णांक पर निर्भरता समझने के लिए आ जाते हैं सीधे से फॉर्मूले पर बेटा, जल्दी से आते हैं, जल्दी से फटाफट समझते हैं। यहां पे देखिएगा अपूर्णांक पर निर्भरता कहां गई, कहां गई अपूर्णांक पर निर्भरता, ये आ गए। देखो जब लेंस हवा में होगा तो 1/f बराबर n - 1 1/r1 1/r2 लगाओगे, और जब लेंस किसी द्रव में होगा तो 1/fl बराबर lng - 1 1/r1 - 1/r2 हो जाएगा। दोनों को भाग दोगे बच्चा, ये दूना पूरा पूरा कट जाएगा। भाग देने पर आपको फाइनली मिलेगा 1/fl/fa ang - 1 lng - 1। यहां से आप द्रव में फोकस दूरी और हवा में फोकस दूरी दोनों की तुलना कर सकते हो। अच्छा, जो lng लिखा है इसको आप चाहो तो ang/nl भी लिख सकते हो। समझ में आई कि नहीं बात आई, कोई दिक्कत तो यहां तक नहीं है। ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। बेटा प्रिज्म क्या होता है, समांग पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें कांच के दो समतल पृष्ठ एक दूसरे से किसी कोण पर झुके होते हैं। इन समतल पृष्ठों का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये शीर्ष कोण ये होता है। प्रिज्म की घटना में तीसरे पृष्ठ का कोई काम नहीं होता, इसलिए उसका आकार कुछ भी हो सकता है। ये जो किरण जाती है इसको आपतित किरण कहते हैं। बीच में जो अपवर्तित किरण होती है जो बाद में प्राप्त होती है निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है, प्रिज्म से दो काम होता है। एक होता है प्रिज्म से प्रकाश किरणों को मोड़ना, एक 7 रंगों को अलग अलग करना। विचलन कोण क्या होता है, कोई प्रकाश किरण अपने मार्ग से जितना मुड़ जाती है उसे विचलन कोण कहते हैं। कोई प्रकाश किरण अपने मार्ग से जितना मुड़ जाती है उसे विचलन कोण कहते हैं। डेल्टा से लिखते हैं। इसके बाद बेटा बात करते हैं प्रिज्म के लिए विचलन कोण के सूत्र का डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में ना आए तो बता देना। ठीक है, यहां पे देखिएगा, इधर से विचलन कोण पहले निकालोगे, डेल्टा1 I1 - R1 आएगा। चित्र आप सभी के सामने बना हुआ है, आराम से देख लेना, बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आएगा। इधर से विचलन कोण डेल्टा2 निकालोगे, I2 - R2 आएगा। कुल विचलन कोण डेल्टा बराबर डेल्टा1 प्लस डेल्टा2, दोनों को जोड़ दोगे, I1 वालों को अलग कर लोगे, R2 वालों को अलग कर लोगे। उसके बाद आप चतुर्भुज जो नीचे पूरा बनना है PQRS, उसके चारों कोण का जोड़ 360 लगाओगे। वहां से एक ही वैल्यू निकाल लेना, R1 प्लस R2 आ जाएगी। ये वाली वैल्यू उठा के रख देंगे। कुल मिला के आपको दो वैल्यू निकालनी है, एक I की और एक निकालोगे R की। I और R की वैल्यू निकाल लेना। I की वैल्यू A प्लस डेल्टा m/2 आएगी, R की वैल्यू बेटा A/2 आएगी। जब ये फॉर्मूला निकाल करके स्नेल का नियम लगा दोगे तो स्नेल के नियम से आपको प्रिज्म के अपूर्णांक का सूत्र मिल जाएगा। 1n2 बराबर sin I बटे sin R से आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये प्रिज्म का अपूर्णांक का फॉर्मूला बन जाएगा। n बराबर sin A प्लस डेल्टा m/2 अपन sin A/2, जहां डेल्टा m अल्पतम विचलन कोण है, एक प्रिज्म कोण होता है। अच्छा, इसके बाद एक सभी को सवाल भी दिया है कि इस प्रिज्म का अपूर्णांक √2 हो, प्रिज्म कोण अगर इतना हो तो याद करिए। इसके बाद इस तरह के एक सवाल हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, गौर से देखिए। एक ये बेटा यूपीटीयू में आया हुआ प्रश्न है, यूपीटीयू में आया हुआ प्रश्न है, गौर से देख लो एक बार। यदि प्रिज्म का पूर्णांक cot A/2 हो, cot A/2 हो, बस एक सेकंड रुक जाओ, कहां भागे जा रहे हो तुम, बहुत तेज भाग रहे हो। ठीक है, एक सेकंड बेटा रुक जाओ, बस 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 बस। चलिए, तो अगला सवाल आता है हमारे सामने। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सही है, ये एक सवाल हमने दिया। उसके बाद पतला प्रिज्म क्या होता है, जिस प्रिज्म का बेटा प्रिज्म कोण बहुत छोटा हो उसको हम लोग पतला प्रिज्म कहते हैं। पतला आदमी क्या है, जिसका यहां से यहां के बीच कोण कम हो उसे पतला आदमी कहेंगे। और यहां पर पतला प्रिज्म क्या है, जिसका प्रिज्म कोण छोटा हो। पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा बराबर n - 1 × A। कैसे निकालना है बेटा, आप सिंपल सा फॉर्मूला है, n बराबर sin A प्लस डेल्टा m/2 अपन sin A/2 में साइन को हटा दो, सीधे हल हो जाएगा पतले प्रिज्म का विचलन कोण। n बराबर sin डेल्टा m बराबर n - 1 × A। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रिज्म के दूसरे फिनोमिना अर्थात श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सभी को पता है, विबग्योर। अच्छा, श्वेत प्रकाश में 7 रंगों की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है, सबका विचलन कोण अलग अलग होता है। इसीलिए जब हम लोग प्रिज्म के किसी एक पृष्ठ पर श्वेत प्रकाश को आपतित कराते हैं तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर इसी वर्ण विक्षेपण को हम कोण के पदों में नापे तो उसे कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अर्थात प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों की प्रकाश किरणों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। थीटा बराबर डेल्टा V माइनस डेल्टा R होता है। जहां ना समझ में बताना बेटा, अगर अपूर्णांक के पदों में निकालोगे तो NB माइनस NR × A आ जाएगा। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, प्रिज्म द्वारा रंगों को अलग अलग करने की क्षमता को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा Y है। थीटा क्या है,
कोणीय वर्ण विक्षेपण डेल्टा वाई क्या है, मध्यवर्ती रंग का अपूर्णांक होता है। इस प्रकार से वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। अच्छा ठीक है, फिर हम लोग मानव नेत्र, बेटा ह्यूमन आई के बारे में जरूर से पढ़िएगा। मानव नेत्र क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक लेंस है जो मांसपेशियों के सहारे टिका होता है। मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। इतने सारे भाग हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, लेकिन आप लोग चाहें तो इसमें से 5-6 भागों के बारे में लिखिएगा। इतना प्यारा सा एक सुंदर सा चित्र बनाइएगा। ये सारे भाग इसमें दिखाए गए हैं। दर पटल क्या है, रक्तक पटल क्या है, रेटिना क्या है, पीत बिंदु क्या है, प्रकाशिक तंत्रिका क्या है, अंध बिंदु क्या है, सिलेरी पेशी क्या है, नेत्र लेंस क्या है, कार्निया क्या है, नेत्र तारा क्या, जलीय द्रव क्या है, आइरिस क्या है, गोलक क्या है, कचाप द्रव क्या है, ये सारी चीजों के बारे में आपको मानव नेत्र में पढ़ना है। गोलक क्या होता है, 2 लाइनें उसके बारे में लिखना है। दर पटल क्या होता है, 2 लाइनें उसके बारे में लिखना है। रक्तक पटल क्या होती है, 2 लाइनें उसके बारे में लिखना है। कार्निया क्या होती है, 2 लाइनें उसके बारे में लिखना है। आइरिस क्या होता है, 2 लाइनें इसके बारे में लिखना है। लिख लेना यार, थ्योरेटिकल है, स्क्रीनशॉट मार लो, लिख लो, पढ़ लो, ध्यान से मेहनत कर लो, रिवीजन कर लो। एग्जाम में आया 5 नंबर दिलाएगा। नेत्र लेंस क्या होता है, जलीय द्रव क्या होता है, सिलेरी पेशी क्या है, रेटिना क्या है जिसे दृष्टि पटल अर्थात आंख का पर्दा भी कहते हैं, पीत बिंदु वाले स्पॉट क्या होते हैं, अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट क्या होते हैं, पीत बिंदु जहां पे बनने वाला सबसे अधिक स्पष्ट होता है प्रतिबिंब उसे पीत बिंदु कहते हैं, जहां पे बनने वाला प्रतिबिंब कम दिखाई देता उसे अंध बिंदु कहते हैं। उसके बाद कचाप द्रव क्या होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद बेटा आंख का दूर बिंदु क्या होता है, जहां तक बिना किसी तनाव के हम स्पष्ट देख सकते हैं उसे आंख का दूर बिंदु कहते हैं। आंख का निकट बिंदु क्या होता है, जहां तक हम बिना किसी तनाव के पास रखी वस्तु को जहां तक देख सकते हो उसे निकट बिंदु कहते हैं। उसके बाद स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, जहां पर रखी वस्तु को, पास रखी वस्तु को हम बिना किसी तनाव को देख सके उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि की स्पष्ट दूरी कहते हैं। आंख के दोषों की बात करें हैं तो आंख में मुख्यतः 2 दोषों के बारे में आपको पढ़ना है, एक निकट दृष्टि दोष के बारे में, एक दूर दृष्टि दोष के बारे में। जरा दूर दृष्टता बिंदुता हालांकि पेपर में जल्दी नहीं आता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष आपको आना चाहिए, दूर दृष्टि दोष आना चाहिए। निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष क्या है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, निकट की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस लगाते हैं, दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस लगाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये किरण प्रकाश एवं प्रकाशी केंद्र पूरी तरह से समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सही बता रहे हैं, इस पसीने में बड़ी मेहनत लगी है, याद रखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो बताइए, कमेंट करिएगा, भर भर के कमेंट करिएगा कि सर पूरे फिजिक्स की इस तरह की वीडियो हमें चाहिए, और आपका सबका प्यार और सपोर्ट बना रहा तो एग्जाम टाइम में यही वीडियो होगी जो आपको रिवीजन कराने के काम आएगी। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली रैपिड फायर रिवीजन सीरीज में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।